सोचिए, दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्ते अगर रातों रात बदल जाएं और उसके जवाब में एक राज्य की सीमा पर ऐसे प्रशासनिक फैसले लिए जाने लगे जो पहले कभी नहीं हुए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रिपोर्ट की गहराई में जाएंगे जो हमारे ठीक पड़ोस यानी बांग्लादेश में हो रहे भू राजनीतिक बदलावों और सीमा पार पश्चिम बंगाल की बहुत ही तीव्र प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं का खुलासा करती है। इस पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए आइए इस एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश के बदलते गठबंधनों से और फिर चर्चा करेंगे बंगाल सीमा की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, राज्य के प्रशासनिक बदलाव और इसके व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हो रहे गठबंधनों के बदलाव की, क्योंकि यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल रिपोर्ट में जो डेटा सामने आया है वो सच में चौंकाने वाला है। पिछले 53 सालों से बांग्लादेशी नौकरशाहों की ट्रेनिंग हमेशा भारत के मसूरी में होती आ रही थी, लेकिन अब ये ट्रेनिंग रातों रात पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट हो गई है। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट इशारा है। और ये नए रिश्ते सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार नई सरकार में पाकिस्तान और चीन का रक्षा और कूटनीतिक प्रभाव काफी बढ़ गया है। एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट का सिमुलेटर भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके वरिष्ठ नेता चीन की अहम यात्राएं कर रहे हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बड़े बदलाव होते हैं, तो उनका सीधा असर सीमाओं पर पड़ता है। यही हमारा दूसरा अहम मुद्दा है, बंगाल सीमा की सुरक्षा। इस चुनौती के पैमाने को ऐसे समझा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। जाहिर है, कोई भी कूटनीतिक हलचल इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इस खतरे को देखते हुए स्रोत के अनुसार राज्य प्रशासन ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। दशकों से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाते हुए केवल 45 दिनों के भीतर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को 600 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। मकसद बिल्कुल साफ है, 850 किलोमीटर की खुली सीमाओं पर तुरंत कंटीले तारों की बाड़ लगाना। लेकिन हर जगह बाड़ लगाना मुमकिन नहीं होता। सीमा का लगभग 175 किलोमीटर हिस्सा ऐसा दलदली और नदी वाला क्षेत्र है जहां पारंपरिक बाड़ लग ही नहीं सकती, और यहीं पर प्रशासन का एक बेहद अपरंपरागत तरीका सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ रोकने के लिए इन दुर्गम इलाकों में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने की योजना है। ये वाकई दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर रुख कितना सख्त हो चुका है। भौतिक रूप से सीमा को सुरक्षित करने के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी है, अवैध प्रवासन यानी इलीगल इमिग्रेशन से निपटना। यहाँ बात सिर्फ कंटीले तारों की नहीं है, बल्कि डेमोग्राफिक फिल्टर लगाने की हो रही है। स्रोत बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, जो पहले इस क्षेत्र में रुका हुआ था, अब उसे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और संभावित रूप से उन्हें निर्वासित करने के लिए एक मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सख्त रखा गया है। इसमें अवैध रूप से बसे लोगों की पहचान करना, उन्हें तुरंत BSF के हवाले करना और फिर BSF द्वारा उन्हें सीधे बांग्लादेशी सीमा अधिकारियों को सौंपना शामिल है। ये घुसपैठियों को वापस भेजने की एकदम स्पष्ट और नो नॉनसेंस प्रक्रिया है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये कड़े और त्वरित फैसले आखिर ले कौन रहा है? इसका जवाब राज्य के प्रशासनिक बदलाव वाले हमारे चौथे हिस्से में। स्रोत के दावों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें तो ये सब नेतृत्व में अचानक हुए एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ा है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने पदभार संभालने के शुरुआती 13 दिनों के भीतर ही बहुत तेजी से नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे केंद्र और राज्य के बीच की सारी रुकावटें खत्म हो गई हों। जिन केंद्रीय नीतियों को पहले राज्य में लागू नहीं किया जा रहा था, उन्हें तुरंत अपना लिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर हो, IAS और IPS अधिकारियों के डेप्यूटेशन पर लगी रोक आना हो, नई भारतीय न्याय संहिता लागू करना हो या फिर रुकी हुई राज्य जनगणना को फिर से शुरू करना हो, ये सब बेहद तेजी से हुआ। और सिर्फ केंद्रीय नीतियां ही नहीं, रातों रात कई बड़े स्थानीय फैसले भी लिए गए, जैसे महिलाओं के लिए 3000 रुपये प्रति माह वाली अन्नपूर्णा योजना, सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में
5 साल की छूट, सार्वजनिक स्थानों पर गोहत्या के लिए सख्त नियम और चर्चित आरजी कर मेडिकल छात्र मामले की जांच 25 जून तक तुरंत सीबीआई को सौंपने के आदेश। हालांकि इस विश्लेषण में पूरी तरह से तटस्थ रहते हुए स्रोत में दी गई आलोचनाओं का जिक्र करना भी जरूरी है। इन बदलावों के बीच एक बड़ी बहस राजनीतिक हिंसा के मुआवजे को लेकर भी है। आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मुआवजा कथित तौर पर केवल विशिष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे रहा है, बजाय इसके कि सभी राजनीतिक बैकग्राउंड के पीड़ितों को समान नजरिए से देखा जाए। चलिए अब इन सभी स्थानीय और राज्य स्तरीय फैसलों से थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर के व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव यानी इसके बिग पिक्चर को समझते हैं। दरअसल ये सब कुछ एक बहुत बड़ी रणनीतिक बिसात का अहम हिस्सा है। एक तरफ बांग्लादेश की सरकार तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कूटनीतिक दबाव बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए अपनी सबसे अहम और नाजुक भौगोलिक टड़ी चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये सारी प्रशासनिक फुर्ती और सीमाओं की किलेबंदी इसी रणनीतिक क्षेत्र को बचाने की एक सीधी कवायद है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये रिपोर्ट अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या पश्चिम बंगाल में हो रही ये तेज किलेबंदी और अचानक हुआ प्रशासनिक बदलाव उस जटिल रणनीतिक साझेदारी का असरदार तरीके से मुकाबला कर पाएगा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बीच बन रही है? क्षेत्रीय कूटनीति और सीमाओं की सुरक्षा का ये संतुलन आगे क्या नया मोड़ लेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।